हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से एम कुमार सर न्यू लेक्चर के साथ हाजिर हो गए हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के पिछले लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सब हम पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन के रेट को अगर फास्ट करना है तो क्या करेंगे, स्लो करना है तो क्या करेंगे, यही सब ना। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और माइंड आप लोग बोर्ड पर देंगे, अच्छा से माइंड में सारा चीज सेट करते चलिए, तब जाकर के आगे आपके लिए रास्ता जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसलिए स्टार्टिंग से ध्यान दीजिए। ये लेक्चर नंबर 2 है अभी, ठीक है ना। चलिए आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, समझ रहे ना। तो फर्स्ट नंबर क्या बताएंगे आपको, कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नंबर कौन सा है, कंसंट्रेशन है। कि अगर हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। ठीक, जैसे ये कोई रिएक्शन है, आर कन्वर्ट कर रहा है पी में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। समझ रहे ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में आपको बताएंगे कि अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, आ रहा समझ में ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, आइए लिखने के बाद आपको फिर समझा रहे हैं। पहले आप लोग इस पॉइंट में लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, increase in concentration of a reactant increases the number of effective collision, collision and hence rate of reaction also increases। देखो क्या कह रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का अगर बढ़ाएंगे तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। कोलिजन, समझ रहे ना। आपको बताएंगे अभी आगे कि कोई भी रिएक्शन होता है कब, जब रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स एक दूसरा से कोलाइड करता है। जब तक रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स कोलाइड नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए। समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कि आप जो है मार्केट में जा रहे हैं मार्केट में, कोई नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया
तो भीड़ में आप क्या करेंगे, जरूर किसी से कोलाइड करेंगे, नहीं करेंगे। मान लें कि ज़्यादा भीड़ है, बाइक से है चाहे साइकिल से, जो भी हो, तो क्या करेंगे, भीड़ है उसमें जरूर किसी में कोलाइड करेंगे। तो जब किसी में कोलाइड कर देंगे तो आपको जाने देगा, अब नहीं जाने देगा, आपके साथ वो रिएक्शन स्टार्ट कर देगा वहां पर, समझ रहे हो। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। समझ रहे हो ना, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां ज्यादा भीड़ है, वहां पर कोलिजन ज्यादा होगा, और जब कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्शन ज्यादा होगा वहां पर। आ रहा है समझ में। वही बात यहां भी कह रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे रिएक्टेंट का तो उसमें कोलिजन ज्यादा होगा, एक मोलिक्यूल से एक दूसरा से ज्यादा कोलाइड करेगा, और जब कोलाइड ज्यादा करेगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, सबको समझ रहे हैं ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है। अब आ रहे हैं हम सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट टेम्परेचर है। ध्यान देते रहना, आज का क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझे। बोर्ड के एग्जाम में तो लॉन्ग टाइप में ये पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लॉन्ग टाइप में पूछेगा, समझ रहे ना। तो अब आ रहे हैं, फर्स्ट खत्म हो गया, नंबर सेकेंड। और सेकेंड जानते हैं क्या है, कहे कि नहीं सर अभी बताए, अब कहाँ है, तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या होगा, जैसे देखो ये आप छोटा छोटा बात है, जैसे मान लीजिए कि ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट। अब आप क्या कीजिए कि इसमें टेम्परेचर दीजिए, देखते जाना इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, रिएक्टेंट का जो मोलिक्यूल्स है उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। नहीं समझा, बढ़ जाएगा ना। नहीं, अब टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा देंगे उतना ही फास्ट नहीं है, ऐसे करेगा, बॉयल करता है, इधर उधर मोलिक्यूल्स भागेगा इसमें। तो टेम्परेचर देने से रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स का वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और जब एक दूसरा से वेलोसिटी के साथ कोलाइड करेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि आप ही को लेते हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आप किसी के साथ कोलाइड किए लेकिन धीरे से कोलाइड किए हैं, तो धीरे से जब कोलाइड किए हैं तो कहेगा भाई अच्छा से देख कर चलो, ठीक है जाओ जाओ जाओ। लेकिन वहीं अगर किसी में जा करके आप दौड़ करके धक्का मार दीजिए, किसी में कस करके धक्का मारिए, तो कस करके धक्का मारेंगे तो आपको छोड़ेगा वो नहीं, अब आपके साथ बिजोड़ वहां पर रिएक्शन होगा। और लोग जो मार्केट के लोग हैं वो क्या करेंगे, खड़ा होकर के आपके रिएक्शन को देखेंगे कि कैसे लोग रिएक्शन कर रहे एक दूसरे से। आ रहा है, बस सब इजी है जी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट का जो मोलिक्यूल्स है उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। समझ रहे हो। चलिए आइए मेरे साथ, एकदम से आपके माइंड में सेट कर देना है किसी भी तरह से। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of reaction। समझ लेंगे इतना, क्लियर है, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। क्लियर, 2 पॉइंट हुआ, कंसंट्रेशन, और सेकेंड पॉइंट अभी खत्म हुआ, टेम्परेचर। अब हम आ रहे हैं थर्ड नंबर में। आप पढ़ रहे हैं रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब आ रहे हैं हम थर्ड नंबर, और थर्ड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझे कि नहीं समझे। पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है ना, कीजिए कीजिए, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, आपका जाने वाला है, नहीं पढ़ाई करेंगे तो नंबर थर्ड है
कोलिजन थ्योरी। नंबर थर्ड कौन सा है? कोलिजन थ्योरी है। अब ध्यान देना भाई लोग इस बात में, कोलिजन थ्योरी क्या होता है आपको बताएंगे कि इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है कब? जब वह 3 कंडीशन को फुलफिल करता है। बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, पहले हम बताएंगे इस थ्योरी के अनुसार कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है कब? जब वह 3 कंडीशन को फुलफिल करता है। बताएंगे 3 कंडीशन, पहले लिख लेते हैं इसको, समझ लेना, सब कुछ लिखते चलिए, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। आराम से आप लोग घर पर बैठ कर नोट्स बनाइए और दिन भर पढ़ते रहिए, समझ रहे ना? नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। शॉर्टकट में नहीं चलते हैं, फुल में चलते हैं हम, सब कुछ लिखवाते हुए, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रहा है। कोलिजन थ्योरी, आइए चलते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, any chemical reaction occurs if it fulfill following 3 necessary conditions। फॉलोइंग 3 नेसेसरी कंडीशंस, कह रहा है कि 3 नेसेसरी कंडीशन को जो फुलफिल करता है तभी क्या कह रहा है? केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखेंगे कि 3 नेसेसरी कंडीशन कौन है, क्योंकि भाई जब तक वह कंडीशन तीनों नहीं होगा तब तक कह रहा है केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो आइए देखते हैं कि इसमें फर्स्ट कंडीशन कौन है, तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। फर्स्ट है कौन सा? कोलिजन। फर्स्ट नंबर क्या है? कोलिजन है। यानी कहने का मतलब कि जब तक रिएक्टेंट का मोलेक्यूल्स कोलाइड नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा, और जब रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि आपके शहर में ओवरब्रिज होगा ना, चलिए ओवरब्रिज है आपके शहर में, उसके ऊपर से क्या हो रहा है? ट्रक आ रहा है, ट्रक, और इधर से बाइक पर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बाइक पर जा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ बाइक पर जा रहे हैं, ओवर पे चल रहे हैं, उधर से ट्रक आ रहा है, बेचारे उसका ब्रेक फेल कर गया, तो ब्रेक फेल कर गया तो क्या करेगा वो? आपके वो बाइक में क्या करेगा वो टक्कर मार दिया, तो बाइक और ट्रक क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। तो बाइक और ट्रक जब टक्कर किया तो रिएक्टेंट, और वहीं जो बाइक पर हस्बैंड वाइफ बैठे तो तुरंत क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे। नहीं समझा? तो हस्बैंड वाइफ जो बैठे तो क्या बन जाएंगे? प्रोडक्ट बन जाएंगे यहां पर। क्लियर है? तो यहां पर बात वही है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोलिजन चाहिए, तो आप यहां पर लिखेंगे कोलिजन में। ये तो समझ गए होंगे ना? मिटाएंगे इसको। बहुत ही मजा देने वाला है क्लास आज का, समझे? देखिए ना आपके माइंड में हम किस तरह से इसको डालते हैं। चलिए, केमिकल रिएक्शन occurs if reactant molecules collide with each other
विथ ईच अदर, समझे। फिर देखिए क्या लिखवा रहे हैं, फिर देखिए कोलिजन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन बट नॉट सफिशिएंट। ध्यान दो इस लैंग्वेज पर। कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स को क्या करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए। और फिर इसमें कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोलिजन नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त नहीं है। कहे सर इसका मतलब क्या हुआ सर, आप तो सब दोनों बात बोल दिए, कोलिजन जरूरी है बट सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप ही, आपके ऊपर एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप जा रहे हैं रोड पर जा रहे हैं, किसी के साथ आप कोलाइड कर गए। तो किसी के साथ कोलाइड किए हैं, धीरे से कोलाइड किए हैं, धीरे से कोलाइड किए हैं। तो जब धीरे से कोलाइड किए हैं तो क्या आपको कुछ बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, समझ रहे ना। तो कोलिजन तो वहां पर हुआ, लेकिन रिएक्शन कहाँ हुआ, रिएक्शन हुआ वहां पर नहीं हुआ। तो कोलिजन जरूरी है, वो वहीं कस के धक्का मारते तो होता है, समझे। तो कोलिजन तो हुआ, लेकिन यही कह रहा है कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन जरूरी है बट पर्याप्त नहीं है, कि मतलब कोलिजन हुआ तो होगा ही, समझ रहे हो ना। चलिए ये हो गया, समझ लिए इसको, इस बात को। नंबर सेकंड देखिए, नंबर सेकंड यहां लिख रहे हैं हम, प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझते चलिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब जानते हैं, आमने सामने का टक्कर होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप जा रहे हैं मार्केट में और किसी के साथ कोलिजन हुआ लेकिन केवल आपका हैंड ही उसमें टच किया, तो हैंड टच किया तो कहाँ से रिएक्शन होगा, आमने सामने टकराता तब ना समझे। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब आमने सामने का टक्कर, उधर से आप इधर से हम, पूरा सामने सामने टक्कर हो गया, समझ रहे ना। तो इसका मतलब हुआ। आइए देखते हैं यहां पर, केमिकल रिएक्शन अकर्स हैं, केमिकल रिएक्शन अकर्स इफ reactant molecules collide with each other, collide with each other in proper orientation, इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। फिर देखिए क्या इसमें कह रहा है, देखो, देख रहे हो, बोलो। प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बट नॉट सफिशिएंट। देखो फिर इसमें भी बात वहीं बोल दिया, कह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए कोलिजन जो होना चाहिए, इस कोलिजन हो गया ना, कोलिजन होना चाहिए, लेकिन कैसे, तो कह रहा है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन, सामने सामने टक्कर होना चाहिए। और फिर इसमें कह दिया क्या कि कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा वहां रिएक्शन होगा ही, समझ रहे हो। जैसे हम चल रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, आजकल के लोग कैसे चलते हैं यहां और ध्यान देते हैं खिड़की पर, ऐसे चलते हैं नहीं, ऐसे ही चलते हैं ना। अरे चल रहे हैं रोड पर, ध्यान खिड़की पर देख रहे हैं, तब तक मान लीजिए किसी सामने सामने टक्कर हो गया, वो भी सामने से आ रहा था, ध्यान नहीं दिया, टक्कर हो गया सामने सामने, तो कोलिजन हुआ
प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब कि सामने सामने ही टक्कर हुआ है, लेकिन वहां रिएक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आप स्लो मोशन में टक्कर मारे थे एक दूसरा में। ना समझे? एक दूसरा में टक्कर कैसे मारे हैं? स्लो मोशन में मारे हैं टक्कर, वहां रिएक्शन नहीं होगा। तो सबसे फेमस कौन सा है? 3 नंबर। 3 नंबर आपको बता रहे हैं कोलिजन थ्योरी के अनुसार कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब वो 3 कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला कंडीशन कोलिजन, दूसरा नंबर क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, और तीसरा नंबर ऑफ देखिएगा। क्लियर ना? समझ में आ रहा है कुछ? क्या आज योग कैसे पढ़ाए हैं? माइंड में सेट रखो माइंड में, और पढ़ाई करो ठीक से। माइंड यहां रखेगा तब ना। चलो हो गया। आइए चलते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में आ रहे हैं, किस नंबर में आ रहे हैं बोलो ना? नंबर 3 में। चलिए हेडिंग लिखिए, नंबर 3 प्रॉपर ओरिएंटेशन, थ्रेशोल्ड एनर्जी। नंबर 3 आता है 12th बोर्ड के एग्जाम में। थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बताएंगे आपको कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स के पास जो मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे थे और उधर से 4 व्हीलर जो आ रहा था, उस 4 व्हीलर पर 5-6 लोग हैं। 4 व्हीलर पर 5-6 लोग हैं, आप सिंगल हैं बाइक पर, ठीक आ रहे थे, वो धक्का आप में मार दिया। गलती आपकी नहीं थी, गलती किसका था? 4 व्हीलर वाले का गलती था। धक्का आप में मारा तो किसका गलती था? 4 व्हीलर वाले का गलती था। आप में धक्का मार दिया, धक्का मार दिया, बेचारा अपना वो 4 व्हीलर वाला सब निकला बाहर। तो बताइए वहां पर कोलिजन हुआ है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी था, आपको चोट लगा है बाइक वाले को, लेकिन क्या वहां पर रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होना चाहिए वो नहीं है। कौन? बाइक वाले लोग कमजोर हैं, उनके पास एनर्जी नहीं है कि उसके साथ वो रिएक्शन करे। देख करके डर गए, 5 लोग हैं, छोड़िए भाई, जाइए हटिए, जाइए, ठीक है, जाइए आप लोग हटिए। यही ना कहेंगे आप कि रिएक्शन वहां करेंगे? नहीं करेंगे। वहीं यहां पर बताएंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्टेंट के पास होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सही है? चलिए आइए लिखते हैं इसमें, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी present in reactant molecules to take participate in a chemical reaction, in a chemical reaction is called, बोलो नहीं बोलेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझे? मतलब कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए तीनों चाहिए, कोलिजन भी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी चाहिए। समझे? कमी तीनों में से किसी का भी होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, खत्म। तो पहला क्या बताया गया? कंसंट्रेशन।
सेकंड क्या बताया गया, टेम्परेचर। थर्ड क्या बताया गया, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में 3 नंबर है। पहला क्या है, फर्स्ट नंबर में आपको बताया गया ना, फर्स्ट नंबर में कोलिजन, सेकंड में प्रॉपर ओरिएंटेशन और थर्ड में अभी खत्म हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर। आइए चलते हैं अब फोर्थ नंबर में। ये इसमें फोर्थ नहीं, ये हो गया कोलिजन थ्योरी, थर्ड था ना, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में 3 नंबर, 3 हुआ। ठीक, अब आ रहे हैं फोर्थ नंबर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? आना तो चाहिए, अब पता नहीं आप लोग को आ रहा है समझ में कि नहीं। अब हम तो भाई नहीं न बता सकते हैं। बता सकते हैं, बोलिए? नहीं बता सकते हैं। तो फोर्थ नंबर है कैटालिस्ट। आप लोग जाने होंगे, 9th 10th में सब पढ़े होंगे ना? 9th में नहीं पढ़ा है? अच्छा पढ़े होंगे। तो कैटलिस्ट क्या होता है, तो वैसा सबस्टांस, सुन लो, वैसा सबस्टांस जो रिएक्शन में बिना भाग लिए हुए, बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या फिर घटा दे। फिर से, वैसा सबस्टांस जो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए हुए रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है, तो उस सबस्टांस को हम बोलते हैं कैटलिस्ट, बिना पार्टिसिपेट किए हुए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है अपने गली में, अपने मोहल्ले में झगड़ा कर लिए हैं किसी के साथ। एक मान लीजिए कि आप मुकेश कुमार हैं और दूसरे नंबर पर विवेक कुमार हैं। ठीक है, मुकेश और विवेक जो है दोनों अपने गली में झगड़ा कर लिया है, खूब एक दूसरे को पीट रहा है। खूब मुकेश भी पीट रहा है विवेक को, विवेक भी पीट रहा है मुकेश को। तब तक हो क्या रहा है कि उसी गली को पकड़ करके मुकेश का फ्रेंड सुरेश आ रहा है। दोनों झगड़ा किया है विवेक और मुकेश। तब तक उसी गली को पकड़ कर कौन आ रहा है, मुकेश का फ्रेंड सुरेश आ रहा है। तो हमको ये बताइए कि जैसे ही मुकेश का ध्यान अपने फ्रेंड सुरेश पर जाएगा, तो क्या इनका पीटने का स्पीड बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ जाएगा। जिस स्पीड से विवेक कुमार को ये पीट रहे थे, अब कस के मारे गए। अब न समझे? तो बताइए, क्या सुरेश कुमार इनके साथ झगड़ा में पार्टिसिपेट किए थे? नहीं। तो बिना पार्टिसिपेट किए हुए रेट को बढ़ा दिया। तो सुरेश कुमार क्या है, कैटलिस्ट है। आया समझ में? तो लिखेंगे आप यहां पर सबस्टांस which change the rate of reaction without undergoing any change itself। बिना अपने में कोई चेंजिंग किए हुए रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। आया समझ में? क्लियर? तो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स खत्म। अब आ रहे हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगला हेडिंग है लॉ ऑफ मास एक्शन। आइए चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में। लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान दीजिएगा। आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ये है क्या। तो आपको बताएंगे कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है।
उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है, दिस इज नोन एज क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, चलिए आते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि ये है क्या। ठीक है ना, चलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional to the concentration of reactant raised to the power of their coefficient raised to the power of their coefficient given in बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो क्या कर रहा है ये, लॉ ऑफ मास एक्शन बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, तो ये सिंपल है, कह रहा है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। और फिर एक नया वर्ड जुड़ गया क्या यहाँ पर, रेज टू द पावर ऑफ दियर कोफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट रहेगा ना, उसको क्या कर देंगे, पावर में राइज कर देंगे। आपको पहले ही बोले थे कि इस चैप्टर में क्या करेगा, रिएक्शन को बैलेंस करके देगा, समझे। चलिए देखिए समझते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन है AR1 BR2, प्रोडक्ट बन रहा है P। इसको मिटा दें, ये हो गया। चलो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ दियर कोफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मान लेते हैं कि यह रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस्ड इक्वेशन, समझ रहे ना, बैलेंस है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, फिर अभी ये भी तो रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर V रेज टू द पावर ऑफ दियर कोफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको मान लेते हैं 2, बोलो ना, यहां लिख दें, चलो यहां लिख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से दिस डायरेक्टली दिस डायरेक्टली दिस, तो क्या हम कह सकते हैं कि दिस डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ R2 का पावर B। बोलिए, बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे आप कि इस साइन को हटाइए, इसके बाद एक कांस्टेंट आता है, आएगा कांस्टेंट ना, बोलो आएगा जी, क्या आप लोग, के कांस्टेंट आएगा और ये होगा R1 का पावर A R2 का पावर B, सही है। एंड दिस इज द रेट लॉ इक्वेशन। कौन सा बोलो ना, हाँ, रेट लॉ इक्वेशन होता है ये। R इक्वल टू के, R1 का पावर A R2 का पावर B, रेट लॉ इक्वेशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि के क्या है, समझे, के क्या है, तो रेट कांस्टेंट है।
के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इसका सेकंड नाम है वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ रहे हो जी? बोलो। इसका थर्ड नेम है स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। समझे? बहुत लोगों को तो नाम ही ऐसा सुना देगा ना एग्जाम वाले कि आप लोग वहीं से रिटायर हो जाएंगे। नाम सुने हैं रेट कांस्टेंट, क्योंकि सभी जगह को लोग क्या जानते हैं? रेट कांस्टेंट, और सुना देगा नीचे वाला स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट। तो कहेंगे कि सर आप तो ये सर नया वर्ड कहाँ से आ गया? ये न्यू वर्ड है सर। न्यू वर्ड कुछ नहीं है। जितना भी आपको दिक्कत दे सकता है एग्जाम वाले, सारा कुछ आपको बता देंगे हम। अब ये 3 नाम बता दिए, इसी में से कोई ना कोई देगा। समझ रहे हो? बाहर दे ही नहीं सकता है। क्लियर? चलिए ये मिटाएंगे हम, इसको मिटाएंगे। मिटा दें? बोलो ना, मिटा दें। तो आइए देखते हैं। कहे कि सर क्या देखते हैं? देखो अभी आप बताएंगे तब ना। देखो कंडीशन है यहां पर, देखिएगा। इफ टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, समझे? और फिर कह रहा है कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है R1 R2, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 है तो ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का पावर A है तो 1 ही होगा, 1 का पावर B है तो 1 ही होगा। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 है, उस केस में बोलिए क्या हम कह सकते हैं R = K? हो जाएगा, बस खत्म। देखिए क्या लिखवाने वाले हैं। लिखवाएंगे आपको यहां पर यही कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ना समझा? देखो जी क्या पढ़ा रहे हैं यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो तो कहां से समझ में आएगा? फिर आप बोलोगे आप ही में गलती है, आपको पढ़ाने ही नहीं आ रहा है, यही बोलेंगे आप। देखो इफ at constant temperature, if concentration of reactant is 1, then rate of reaction is called rate constant। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? इसके बाद लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट आपको ये बताएंगे कि जो ये रेट कांस्टेंट है ना, वह डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगा। कौन सा? ये K का वैल्यू। तो आप लोग लिखिए जल्दी से यहां पर, डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। समझ रहे हो ना? रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। आइए वो क्वेश्चन को भी हम देख लें और उसको बना करके हम देख भी लें। आपको बोल दिए हैं कि रिएक्शन अगर बैलेंस रहेगा
तो रेट लॉ इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे आपको बता दिया गया है। रेट लॉ इक्वेशन बता दिया गया है ना वही। तो आइए उसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन। जैसे देखो एक्सपेरिमेंट, ये कोई आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि यह रिएक्शन बैलेंस है, इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखिए, तब बैलेंस है तो आराम से आप लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन। क्या बोले थे रेट लॉ इक्वेशन? R इक्वल टू के, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पावर 1 दे देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ B, इसका पावर बोलो 1, तो यहाँ 1 दे देंगे। बस कहेंगे कि इस रिएक्शन का ये रेट लॉ इक्वेशन है। लेकिन कब? जब ये बैलेंस रहेगा तब ना। अभी जो आपको बताया गया था, आप बोले थे कि बैलेंस रिएक्शन था, तो आप लिखे थे R इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ R1 का पावर A लिखे थे, बोलो कंसंट्रेशन ऑफ R2 का पावर B लिखे थे, तो बोले थे ये क्या है, रेट लॉ इक्वेशन है। तो ये तो सही था, क्योंकि इक्वेशन आपको क्या दिया गया था, बैलेंस था, और ये बैलेंस नहीं है। और आपसे पूछ दिया इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन, ऐसे लिख देंगे, गलत होगा, क्योंकि आपने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया। कहेंगे सर बैलेंस, तो सर बैलेंस तो आप कुछ दिए ही नहीं है इसमें। देखिए क्या देगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या देगा और आपसे एक रेट लॉ इक्वेशन कैसे पूछेगा। देखिए एक्सपेरिमेंट रेट लॉ इक्वेशन है, ये ध्यान देंगे यहां पर, ये है एक्सपेरिमेंट नंबर, यहां हम ले रहे हैं A का कंसंट्रेशन, यहां ले रहे हैं B का कंसंट्रेशन, बोलो, और यहां पर ले रहे हैं रेट। देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, A का कंसंट्रेशन 2, B का कंसंट्रेशन 1, तो देखा गया कि रिएक्शन का जो रेट है वह 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा था। एक्सपेरिमेंट करके रेट निकाल रहा है सब। जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया गया, जब इसका कंसंट्रेशन 4 लिया, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन 1 लिया, तो देखा कि रिएक्शन का जो रेट है वह 0.2 आ रहा था मोल पर लीटर पर सेकेंड। फिर थर्ड नंबर देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किया, मतलब कंसंट्रेशन चेंज कर करके, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करके और रिएक्शन का रेट निकाल रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका जब थर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया कि कहा कि भाई A का कंसंट्रेशन 2 ले लीजिए, B का कंसंट्रेशन 2 लीजिए, तो देखा गया कि उस टाइम क्या था, रिएक्शन का जो रेट था वह 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रहा था। 3 एक्सपेरिमेंट कर दिया और तब आपसे पूछा कि इस रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन बताइए, समझे। तो आपको यही तो हम बता रहे हैं कि इस रिएक्शन का अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके रेट तो दे दिया आपको, और कह रहे रेट लॉ इक्वेशन लिखिए, हमको कोफिशिएंट इसका पता है नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, यही ना देखने आए। आइए देखते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए पहले हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं कि रेट लॉ इक्वेशन इस रिएक्शन का R इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर X, इसका कोफिशिएंट हमको पता नहीं है, समझ रहे हो ना, बैलेंस नहीं ना रिएक्शन है, बैलेंस रहता तब तो हम आराम से लिख देते, बैलेंस तो है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हम मान लेते हैं X, B का कोफिशिएंट बोलो Y। अगर X और Y का वैल्यू हम निकाल देंगे ना, तो बस यहां वैल्यू हम रख देंगे, वही हमारा होगा
रेट लॉ इक्वेशन। लेकिन एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा कैसे, यहां से निकलेगा। देखिए पहले आइए एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में, बोलो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में रेट बोलो 0.1 के, ए का कंसंट्रेशन बोलो 2 दिया है तो 2 का पावर कर देंगे x, बी का कंसंट्रेशन बोलो एकदम इजी है, बस देखते जाइए y, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आएंगे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड में, r बोलिए कितना दिया हुआ है 0.2 के, ए का कंसंट्रेशन बोलो 2 नंबर में चल रहे हैं 4 का पावर x, बी का बोलो कंसंट्रेशन कितना है बोलो y, इसको मान लेते हैं 2। नंबर 3 में देखिए रेट बोलो 0.4 के, ए का कंसंट्रेशन 2 है तो हम करेंगे 2 का पावर x, बी का कंसंट्रेशन कितना वो भी 2 है तो 2 का पावर y, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन तो सॉल्व करने आता होगा ना, आता है सॉल्व करने, बस खत्म। ये मिटा दें बोलो मिटा दें, चलो मिटा देंगे, जल्दी से आइए। कहाँ पर तो देखने आइए, क्या देखने, देखो 1 2 3। अब देखो कैसे कटेगा, ये 2 है तो करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 0.4 0.1 0.4 बोल लो कितना 1/4, दिस एंड दिस खत्म, 1/2 का पावर y। देखो ना जी, क्या इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का y बोलो, देख सकते हैं, बोलो y का वैल्यू 2 निकल गया ना। अरे बेस सेम है तो पावर भी होगा ना, मतलब अब आएंगे, अब देखो 1 1 हमको चाहिए x का वैल्यू 2 2 1 1, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.1 0.2 कितना 1/2 ना, 1/2। अब देखो k और k खत्म, 2/4 तो कितना 1/2 हो जाएगा, बोलो ना, नहीं होगा, 1/2 का पावर x, एंड दिस खत्म। चलिए देखो 1/2, ये भी 1/2, इसका पावर कितना 1 है ना, बोलो x का वैल्यू कितना 1, बस खत्म। रेट ला इक्वेशन पूछा था तो आप क्या लिखे हैं, R = K, A का कंसंट्रेशन का पावर x बोलिए 1 है तो ये पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद B का कंसंट्रेशन पावर y तो y भी निकाल दिए हैं, बस खत्म हो गया आपका। यही है आपका रेट लॉ इक्वेशन। यही तो पूछा था आपसे कि रेट लॉ इक्वेशन बताइए, खत्म। अब देखिए इसको हम देखेंगे ट्रिक के द्वारा हम देखने वाले हैं कि कोई ऐसा ट्रिक बताइए जिससे हम जल्दी से x और y का वैल्यू निकालकर यहां रख दें, इक्वेशन बिना सॉल्व किए हुए, बिना इक्वेशन के, समझे। आइए देखते हैं ट्रिक। और ट्रिक क्या होता है, क्योंकि भाई हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, हमको लगेगा ना। आइए चलते हैं इक्वेशन में, आपको क्वेश्चन फिर से हम लिखवा दे रहे हैं, घबराना नहीं है, क्वेश्चन यही है, बस उसको हम क्या ट्रिक के द्वारा बताएंगे। देखो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर, ए का कंसंट्रेशन, बी का
और यहाँ क्या लिए थे, रेट। सुनते जाना, मेरा दोष मत दीजिएगा, अपना दोष है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसका कंसंट्रेशन कितना था, कितना लिए थे, 1 लिए थे। ए का कंसंट्रेशन कितना था, 2। इसका कंसंट्रेशन 1 था। रेट बोलो कितना था, 0.1। समझ, नाम नहीं लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड, समझ लेना। एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड, ये 4 था, ये 1 था, रेट 2, 0.2। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, ये 2, ये 2, बोलो रेट कितना, 0.4। अब देखिए पूछा है आपसे, क्या पूछा है, रेट लॉ इक्वेशन R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x एंड b का पावर y, यही ना। x और y का वैल्यू निकालना। देखो ट्रिक क्या, समझ लेना, माइंड में इसको इंटर कर लो, स्लीप करेगा फिर दिक्कत है, समझ रहे हो। देखो कैसे निकालेंगे ए का कंसंट्रेशन। पहले आप क्या कीजिएगा कि ऊपर वाले को चूज करो। इसमें भी ए का कंसंट्रेशन ऊपर वाला, बी का कंसंट्रेशन ऊपर वाला चूज कर लिए। अब देखना कि ये 2 है ना, अब देखना कि कहां पर ये डिफरेंट है। डिफरेंट जहां होगा वहां पकड़ेंगे। 2 है, यहां 4 है। देखो फर्स्ट, फिर बता दे रहे हैं, पहले फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे, बीच में मत पकड़ लेना, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले को। तो 2 है, यहां 1 है, पकड़ ली इसको। अब देखेंगे कि ये 2 कहां है, तो 2 यहां है। सेम वाले को छोड़ देना है, 2 एंड 2 छोड़ देना है। डिफरेंट वाले को पकड़ना है, तो 2 एंड 4। तो डिफरेंट ये है तो इसको पकड़ लिए ऐसे। अब यहां देखो ये 1 है, तो जहां पर 1 होगा उसको छोड़ देंगे, डिफरेंट वाले को पकड़ेंगे। ये 1 है, ये 1 है, छोड़ देंगे। ये 2 है, तो डिफरेंट वाले को हमको पकड़ना है। कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये 2 है, ये 4, तो जब ये 2 और ये 4 इस केस में लिए हैं ना, तो इसी केस में हम रेट देखेंगे। रेट यहां पर, समझ रहे हो, बोलो ये रेट में कितने का डिफरेंस है, 0.1 से 0.2 कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है। सुनते जाना, 0.1 0.2 2 टाइम्स है। 2 से 4 ये कितना टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, समझ रहे हो। इसके बाद 1 से 2 ये कितना टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स है। 1 और 2, तो इसी केस में हम यहां देखेंगे 0.1 0.4, बोलो कितना टाइम्स है, 0.1 से 0.4 कितना, 4 टाइम्स है। अब सुनो, इस केस में 2 एंड 4 2, उसी केस में रेट को 0.1 0.2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स। कितना टाइम है, 2 टाइम्स। अब बोलो कि 2 लाने के लिए इसका कितना पावर देंगे हम, कितना, 2 हमको लाना है, कितना पावर देंगे, 1। तो खत्म, 1 ना, तो हम यहां लिखेंगे x का वैल्यू 1। यहां देखो इस केस में 1 2 0.1 0.4 कितना टाइम्स है, 4 लाने के लिए बोलो पावर कितना, कितना पावर, 2। तो y का वैल्यू हो गया 2। समझा, क्लियर। तो y का वैल्यू 2, x निकल गया और y निकल गया, तो खत्म। यही तो हमको चाहिए था, x निकल गया 1, y निकल गया 2। तो कर दो वहां पर R इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन पावर x 1 है, b का कंसंट्रेशन पावर y, तो y बोलो 2, बस खत्म। देखिए तो आया था यही ना, इक्वेशन सॉल्व करके यही ना आया था। फिर से बता दें, देखो फिर से देखो, ट्रिक है इसमें आपको करना है ए का कंसंट्रेशन, बी और ये रेट करना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऊपर वाले आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में पकड़ लीजिए, उसको 2 है, यहां 1 है। तो अब देखना कि 2 इसका है, तो 2 कहीं नहीं होना चाहिए, तो यहां 2 है तो इसको छोड़ देंगे। यहां 4 है तो इसको हम पकड़ लेंगे, डिफरेंट वालों को पकड़ लीजिएगा।
तो जब आप यहाँ 2 और यहाँ पकड़े हैं तो उसी केस में आप रेट को पकड़िए। तो 0.1 0.2 कितना का डिफरेंस है, ये कितना टाइम्स है, ये तो 2 टाइम्स है। ये कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हमको लाना है 2, कितना इसका पावर देंगे, 1 पावर देंगे। तो कह देंगे हम एक ना कंसंट्रेशन है, कह देंगे x का वैल्यू 1। क्लियर। अब उसी केस में अब आएंगे यहाँ b में, ये 1 है तो अब देखेंगे कि यहाँ 1 कहाँ है, ये 1 है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि डिफरेंट वालों को हमको पकड़ना है, सेम वाले को छोड़ देना है। 1 1 छोड़ देंगे, नीचे आएंगे 2, देखो डिफरेंट हो गया। तो अब यहाँ से मत पकड़ लेना, हम बार बार बोल रहे हैं, ऊपर से देखेंगे, नीचे से मत, बीचे से मत कर देना 1 और 2, ना समझा, ऊपर से। तो ये 1 और ये 2 यहाँ पर पकड़े, कितना टाइम्स है 1 और 2 टाइम्स है। अब उसी केस में 1 और 2, इसी केस में रेट देखिए, तो 0.1 है 0.4 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो बोलो 4 लाने के लिए कितना पावर देंगे, 2। तो 2 पावर देंगे तो कहेंगे y का वैल्यू 2 होगा, समझे। और फिर x निकल गया 1, y निकल गया 2, रेट इक्वेशन क्या कर देंगे, x की जगह 1, y की जगह 2, खत्म। ठीक, तो आज हम यही ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू। आज क्लास में 5 जनवरी, थैंक यू।